नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के सभी टॉपिक्स से रिलेटेड। आपको जो डाउट है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसा आपको पता है कि 2026 में यूपी टेट काफ़ी लंबे समय के बाद आयोजन होने जा रहा है। इसके हर एक चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस किस बात पे चर्चा होगी पहले वो देख लिया जाए। इसका विषय वस्तु हम लोग क्या रखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कि आपके एग्जाम कब होंगे, आपके नोटिफिकेशन कब आ गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल होना शुरू हो जाएगा आपका, प्लस आपके एग्जाम कब होंगे, एडमिट कार्ड कब हो आएगा, हर एक चीज़ का चर्चा करेंगे। प्लस यूपी टेट के लिए क्या क्या पात्रता होगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या होनी चाहिए, आपका क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके विषय में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा, आवेदन शुल्क कितना होगा, पात्रता क्या होनी चाहिए, परीक्षा योजनाएं, पाठ्यक्रम क्या होना होगा आपका, सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी चर्चा करेंगे। उनके लिए खुशखबरी है कि उनको कम मार्क्स लाने की यहाँ पे एक तरह से अर्हता उनकी है। तो यानी कि पहले जो होता था कि जो ईडब्ल्यूएस है वो एज ए जनरल ही काउंट होते थे यूपी टेट में, तो वह सामान्य वर्ग से नीचे यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को 82 मार्क्स पे सिलेक्शन, मतलब एक तरह से पात्रता मिल जाएगी यूपी टेट की। हर एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, पहला यही है कि आपके सभी डेट, जैसे कि जो विज्ञापन है आपको पता है कि 20/3/2026 को एक तरह से यहाँ पे देखने को मिला है, और जो आप ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे 27/3/2026 से शुरू हो जाएगा, और जो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि होगा 26/4/2026 होगा। इसके बाद संशोधन की जो तिथि होगी 1/5/2026 को होगा, और जो अभ्यर्थियों की पता चलेगा कि भाई आप किस जनपद में आपका सेंटर पड़ा हुआ है। ये 22 जून 2026 से आप जान पाएंगे, और 30 जून 2026 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। और यूपी टेट के लिए जैसे कि क्या पात्रता होनी चाहिए, आपको पता है अगर आप टीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश की शिक्षा जगत में शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर पास कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप जूनियर के लिए भी यानी 6 to 8 के लिए भी यानी यूपी टेट का पेपर 2 भी दे पाएंगे, यूपी टेट का पेपर फर्स्ट भी दे पाएंगे अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो। इसके बाद अगर आप बीएड किए हैं तो यूपी टेट का सिर्फ सेकंड पेपर आप दे सकते हैं, ठीक। अगर जो बच्चे डीएलएड और बीएड दोनों किए उनके बल्ले बल्ले भाई, वो दे सकते हैं दोनों पेपर आराम से। सॉरी। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बात करें आपके क्या क्या रहने वाले हैं, फीस, आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है उसके हम लोग देखेंगे कितना शुल्क लगने वाला है। जो सामान्य ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी वाले हैं अभ्यर्थी, उनके लिए अगर पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये लगने वाले हैं। जो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एससी एसटी हैं उनके लिए 500 रुपये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए लगने वाले हैं, और जो दिव्यांग श्रेणी है उनके लिए 300 रुपये लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अंतिम वर्ष में आप हों तो भी आप कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन में थे कि सर मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट पास कर लिया हूँ तो क्या मैं यूपी टेट के लिए एलिजिबल हूँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, और ये पात्रता आपका शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल होगा, बशर्ते आप जब तक लास्ट सेमेस्टर की डीएलएड नहीं क्लियर कर लेते हैं या फिर बीएड नहीं क्लियर कर लेते हैं लास्ट सेमेस्टर, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक शिक्षक भर्ती अगर नहीं आती है तब तो बल्ले बल्ले है। अन्यथा की कंडीशन में अगर मान लीजिए अगर आपका 4th सेमेस्टर का आपने एग्जाम दे लिया है, भले रिजल्ट ना आया हो, तो उसके लिए अगर उस बीच में शिक्षक भर्ती आ जाती है तो आप यूपी टेट पास करके भी एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में आपको बस 3rd सेमेस्टर पास यानी कि आपका रिजल्ट आ गया हो तो यूपी टेट के लिए आप एलिजिबल हैं, वो पात्रता आपके शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल होगी। लेकिन जब तक आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है फाइनल सेमेस्टर, तब तक आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ें हैं, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं जो हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यूपी टेट जो आपका यूपी टेट पेपर 2 है उसके लिए क्या आवेदन क्या होना चाहिए अनिवार्य आपका अर्हता, तो इसके लिए बात करेंगे। एक चीज़ और देख लेंगे, जो आपका पेपर फर्स्ट के लिए है न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। ये चीज़ें अब पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 वर्षीय डीएलएड आपका, और अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं इस यूपी टेट के पेपर 2 में, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात कर लें तो इसमें बीएड वाले भी हैं, यानी कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो आपका या फिर परास्नातक, और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड हो अंतिम वर्ष में अगर आप शामिल हैं तो भी एलिजिबल हैं। अगर बीएड में पूरी रूप से आप पास कर लिए हैं चारों सेमेस्टर तो भी एलिजिबल हैं, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हैं जो अनिवार्य चीज़ें हमने उसको बताकर आपका यह पैराग्राफ एंड किया है। यानी कि 6 to 8 के लिए सीधा सीधा यह बात कर लो, अगर आप ग्रेजुएशन आपका है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी, अगर ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड कर लिया है, बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हो आप, या फिर बीएड का अंतिम सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लिए हों, या फिर डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में हो आप, या फिर डीएलएड का अंतिम सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लिए हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, यूपी टेट के पेपर 2 के लिए। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं आगे
आगे हम लोग देखते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे चैनल पे डालूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। देखिए क्या क्या इसमें विषय रहने वाले हैं आपको पता है 5 सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है आपके अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा, 30 MCQ होंगे और 30 नंबर के रहने वाले हैं। भाषा हिंदी अनिवार्य रूप से, भाषा जो है आपका प्रथम लैंग्वेज होगा, हिंदी अनिवार्यता आपको लेना ही लेना है, या इसमें 30 MCQ रहेंगे और 30 नंबर के रहने वाले हैं। और भाषा का द्वितीय जो है वो आप चयन करेंगे कि आपको अंग्रेजी लेना है, उर्दू लेना है कि संस्कृत लेना है, ये इन्हीं तीनों में से अनिवार्य रूप से आप चयन करेंगे। ठीक है कि देखिए कोई अदर लैंग्वेज नहीं दिया 3 के सिवा, तो तीनों के सिवा आप अदर लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट कर सकते, केवल अंग्रेजी उर्दू संस्कृत को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको लेना अनिवार्य है आपको सेकंड लैंग्वेज के लिए, तो इसमें भी 30 MCQ होंगे और 30 अंक के होने वाले हैं। और गणित में अनिवार्य रूप से 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के पूछे जाने वाले हैं। और पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे 30 नंबर के, यानी टोटल 150 MCQ 150 अंक होने वाले हैं। 150 मिनट भी आपके पास होने वाले हैं, 1.5 घंटे का समय मिलेगा, सॉरी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये चीज़ें हो गई, अभी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। अब देखिए ये पेपर 2 के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। बाल विकास तो वही 30 MCQ और 30 अंक के। भाषा हिंदी प्रथम अनिवार्य किया गया है 30 MCQ 30 अंक के, यह भी। और सेकंड भाषा जो आपका है अंग्रेजी उर्दू संस्कृत है, इसको आप चयन कर सकते हैं, 30 अंक के रहेंगे और 30 MCQ रहने वाले हैं। और जो 60 नंबर का खेला है यहाँ पे गणित विज्ञान, जो विज्ञान वाले प्रशिक्षु हैं उनके लिए गणित विज्ञान 60 नंबर का रहेगा, 30 नंबर गणित 30 नंबर विज्ञान रहने वाला है और 60 अंक का रहेगा, 60 MCQ 60 नंबर के। और जो सामाजिक अध्ययन वाले प्रशिक्षु हैं या फिर BA बैकग्राउंड से बच्चे हैं तो वह सामाजिक अध्ययन लेंगे, उसमें आपको पॉलिटी, इतिहास और भूगोल प्लस आपका क्या बोलते हैं उसमें पर्यावरण, ये सब मिलाकर 60 नंबर के रहने वाले हैं और 60 अंक के रहने वाले हैं, यानी 150 MCQ 150 अंक के रहने वाले हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। परीक्षा की अवधि की अगर बात कर लें तो 2.5 घंटे का पेपर आपका होने वाला है और आपको पता है कि 150 आपके MCQ रहने वाले हैं और 150 मार्क्स के पेपर रहने वाले हैं। इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला है और 150 अंक में से हर एक प्रश्न एक एक अंक का होने वाला है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ही आपका पेपर होगा और किसी अदर माध्यम में नहीं होगा, तो इसी वजह से हिंदी को चूज करिए चाहे इंग्लिश को चूज करिए आप। ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर क्या अर्हक अंक होने चाहिए, मतलब प्राप्त पासिंग अंक कितना होना है। तो आप देख सकते हैं यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक, 150 का 60% निकालेंगे तो 90 अंक प्राप्त करना जरूरी है। और आगे देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज जोड़ दिया गया है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हक अंक जो होगा 55% होगा, यानी कि 82 नंबर होने वाला है। 150 में 82 नंबर को लाएंगे तो पास होंगे, है ना। यूपी टेट में अर्हता प्राप्त करने से किसी व्यक्ति को भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंड में से एक है। यह बात भी ध्यान में रखना है। ठीक है। OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रणाली से संपादित कराया जाता है, अतः अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन संख्या भरने एवं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, भाषा विकल्प पार्ट 4 विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको काम करने हैं, अन्यथा कंडीशन में आपका OMR गलत तरीके से चेक हो सकता है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के कॉलम में काले किए गए गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत अंक मिलेगा आपको, आप पास नहीं हो पाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ें रहा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। हम आगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। चलते हैं आपके सिलेबस के विषय में, देखते हैं क्या क्या आपका कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखिए यहाँ पे दिया है अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का विवरण, यहाँ पे आप भरकर इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। और पिछड़े वर्ग के लिए है, EWS के लिए भी है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 से 5 के लिए क्या क्या सब्जेक्ट है हमने बता दिया है पहले ही। अब इसके विषय में डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाल विकास में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। बाल विकास का अर्थ है आवश्यक तथा क्षेत्र बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेगा। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत इसके विषय में पूछा जाएगा। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के प्रभावशील विधियां, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व क्या है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत पूछे जाएंगे, शिक्षण और शिक्षण विधियां पूछी जाएंगी, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के विषय में पूछा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अधिगम और अध्यापन पूछा जाएगा, इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं। भाषा एक अनिवार्य है, जो कि इसमें आपको अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन रहेंगे, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की ध्वनियाँ पूछी जाएंगी आपसे, हिंदी भाषा की ध्वनियाँ जैसे वर्ण, अनुस्वर, अनुनासिक, चंद्र बिंदु और संयुक्त अक्षर पूछा जाएगा। सभी प्रकार के मात्राएं, विराम चिन्हों तथा अल्प विराम जो आपके हैं सारे, ये सबके विषय में विलोम, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनि वाले, वचन, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, है ना, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, लोकोक्ति, यानी कि हिंदी में हर एक चीज़ पूछा जाएगा। समास वगैरह सब कुछ इसमें रहने वाले हैं। संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अण संधि, अयादि संधि, ये सारे पूछे जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, अलंकार, समास, वाच्य, ये सब सारी चीज़ें यानी व्याकरण पूछने वाले हैं।
इसके बाद भाषा 2 जो है आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, है ना, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। उर्दू में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वही सब सारी चीज़ें बस उर्दू में रहेंगी। और संस्कृत में भी आप देख सकते हैं अकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्रिया विशेषण, अव्यय, संधि, इसके बाद लिंग वचन, है ना, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, इसके बाद आपका रहने वाला इसमें समास रहेगा, संधि रहेगा, हर एक चीज़ पर्यायवाची भी रहेगा। इसके बाद गणित में आप देख सकते हैं संख्या एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एलसीएम, भिन्नों का जोड़ घटाना, दशमलव का जोड़ घटाना, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, जो आपके त्रिभुज हो गए, वृत्त हो गए, कोण हो गए, इन सब विषय में, धन, रुपया पैसा से रिलेटेड, मापन यानी माप तौल, धारिता से रिलेटेड यानी वॉल्यूम वगैरह रहेगा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज के परिमाप रहेगा, कैलेंडर, आंकड़े, है ना, आयतन, क्षेत्रफल, जो आपके आयत यानी कि जो 3D वाले पोर्शन रहेंगे, रेल और बस के नियम से, सारणी से यह पूछा जाएगा, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण पूछा जाएगा, ये चीज़ें। इसके बाद गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियाँ, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाएगा, परिवार, भोजन, स्वास्थ्य व स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़ा व्यक्ति का व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल के भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश यानी कि नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, यानी कि हर एक चीज़ पूछने वाले हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं सिर्फ नाम मात्र को है कि पर्यावरण है, पर्यावरण में आपको पॉलिटी भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा और पर्यावरण के अंश भी रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। जैसे विज्ञान भी पूछा जाएगा, क्रियाकलाप क्या होता है, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपका सार रहेगा जो हमने बता दिया। और रिपीटेड पेपर 2 जो है आपका, आप देख सकते हैं 30 MCQ, 30 हमने बता दिया, बाल विकास रहेगा 30, और 30 आपका हिंदी प्रथम अनिवार्य जो है, और द्वितीय लैंग्वेज जो आपका अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, वो भी 30 रहेगा, और 60 नंबर का आपका गणित विज्ञान, और या फिर जो सामाजिक अध्ययन से हैं बच्चे तो उनके लिए 60 नंबर का सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण विज्ञान। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ सेम रहने वाला उनके में भी। आप सिलेबस देख सकते हैं, बस थोड़ा सा वही सब सिलेबस है, बस थोड़ा सा लेवल अप रख करके पूछा जाएगा, और बाकी आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना मार्क्स गेन कर पाते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे और उससे रिलेटेड हम आपको सूचना प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।